क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था कंसोलिडेशन का, जिसमें हम लोगों को दो बैलेंस शीट दिया हुआ था, डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाला और एक्विजिशन के दिन का सब्सिडरी कंपनी का नेट एसेट दिया हुआ था, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम लोग जोड़ दिए थे, क्योंकि फेयर वैल्यू पे नेट एसेट लिया जाता है। अकॉर्डिंगली गुडविल निकाले, माइनॉरिटी निकाले, सब्सिडरी का करंट ईयर का प्रॉफिट निकाले, एक एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाए। अगर आपको याद हो, मैंने 4 काम किया उस दिन। अगर आपको याद हो, मैं आपको दिखाता हूं, आप जरा देखो। एक तो मैंने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाई, फिर मैंने गुडविल। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में क्या करते हैं आपको मालूम है, प्री पोस्ट का डिवीजन करते हैं, मिस्टेक रेक्टिफाई करते हैं, फिर होल्डिंग माइनॉरिटी में बांट देते हैं। फिर मैंने गुडविल निकाला, फिर मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला, और फिर मैंने कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस बना करके वर्किंग सारा कंप्लीट किया, एंड देयर आफ्टर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर्ड। और उसके बाद मैंने मीडियर एक्विजिशन का डिस्कशन किया। आज हम लोग कंसोलिडेशन के 11-12 छोटे छोटे पैराग्राफ्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग वही कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में क्या करना है, गुडविल में, माइनॉरिटी में, कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस में क्या करना है, आप बैठ करके उसके बाद मल्टीपल सम्स में उसका प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक डिस्कशन है म्यूचुअल सेट ऑफ। मतलब कहानी है कि मान लो होल्डिंग कंपनी की बुक्स में सब्सिडरी कंपनी के नाम का डेटर खड़ा है 200, और सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में होल्डिंग कंपनी के नाम का क्रेडिटर खड़ा है 200। आपस में ये लोग एक दूसरे से पैसा पाते हैं, होल्डिंग पाता है सब्सिडरी से या सब्सिडरी पाता है होल्डिंग से। तो जब कंसोलिडेट करते हैं हम लोग, तो डेटर को डेटर से जोड़ते हैं, क्रेडिटर को क्रेडिटर से जोड़ते हैं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में अगर आप सोचोगे, तो ये वाला डेटर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में है, और ये वाला क्रेडिटर भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रहेगा। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होल्डिंग एंड सब्सिडरी एज ए ग्रुप की है। एज ए ग्रुप वो तो सिंगल बैलेंस शीट है ना, होल्डिंग की भी नहीं, सब्सिडरी की भी नहीं, मिलाई हुई एक बैलेंस शीट है जो होल्डिंग सब्सिडरी दोनों की है। तो उस दोनों की बैलेंस शीट से ना, उस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से ये 200 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, म्यूचुअल सेट ऑफ करना पड़ेगा। टोटल डेटर से 200 माइनस करना पड़ेगा, और टोटल क्रेडिटर से 200 माइनस करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल सेट ऑफ। कभी कभी क्या होता है कि डेटर में मान लो 3000 रुपीज है और क्रेडिटर में 2300 रुपया है। था क्रेडिटर में भी एक वक्त पे 3000 रुपया, लेकिन वो 700 रुपीज पेमेंट कर दिया लाइबिलिटी का, जो हो मान लो दूसरी वाली कंपनी को मिला नहीं। मान लो सब्सिडरी ने पे कर दिया 700 रुपीज और होल्डिंग को अभी तक मिला नहीं। दैट कैश इज स्टिल देयर इन ट्रांजिट। तो उस वक्त क्या करेंगे? अब म्यूचुअल सेट ऑफ तो 2300 का ही होगा, बिकॉज आपस में क्रेडिटर डेटर तो 2300 ही है। लेकिन अगर आप 2300 राइट ऑफ कर दोगे, तो 700 रुपीज का डेटर बैलेंस शीट में रहेगा, जिसकी जगह पे कैश इन ट्रांजिट रहना चाहिए। क्योंकि रियल में मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डेटर नाम का तो एसेट 700 है ही नहीं ना, वो तो कैश इन ट्रांजिट है। तो सर क्या करना चाहिए? डेटर से 3000 उड़ा दो, क्रेडिटर से 2300 रुपया उड़ा दो, और 700 रुपीज कैश इन ट्रांजिट को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। कैश इन ट्रांजिट आपकी बैलेंस शीट में कैश इन बैंक बैलेंस में रहता है, उसको 700 रुपीज से बढ़ा दो। सेम काम बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल में करना है, लोन्स गिवन, लोन्स टेकन में करना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल में करना है। सब आपस का आउटस्टैंडिंग जितना भी रहेगा म्यूचुअल सेट ऑफ हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, मान लो होल्डिंग की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है 700, और सब्सिडरी की बुक्स में बिल्स पेएबल है मान लो 700। अब होल्डिंग क्या किया, इस बिल को डिस्काउंट करा लिया, तो होल्डिंग के घर में पैसे आ गए। तो अब होल्डिंग के बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं, जबकि सब्सिडरी के बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल है। तो आप अगर लाइन बाय लाइन एडिशन करोगे, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल रहेगा, और ये बिल्स पेएबल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रहना भी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट ए म्यूचुअल सेट ऑफ, इट्स ए थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। दिस मनी हैज टू बी पेड टू द बैंक बाय द ग्रुप। तो अगर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट हो गया है, तो म्यूचुअल सेट ऑफ नहीं होगा। बिल्स पेएबल एक थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के रूप में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रहेगा। सो दिस इज द डिस्कशन ऑन म्यूचुअल सेट ऑफ फुल। अब आइए बात करते हैं एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या कहानी एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की मैं बताता हूं। आपने स्टॉक रिजर्व का नाम सुना होगा, बहुत सारे चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया, ब्रांच में,
कंसाइनमेंट में, अमलगमेशन में। तो होता क्या है कि एक सेकेंड, होता क्या है कि मान लो होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा या सब्सिडरी ने होल्डिंग को माल बेचा, प्रॉफिट में माल बेचा, और वो माल होल्डिंग के पास मान लो पड़ा रह गया। सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा, होल्डिंग के पास पड़ा रह गया, या होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा, सब्सिडरी के पास पड़ा रह गया, माल पड़ा रह गया। तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया। मान लो 100 का माल 120 में दिए, और वो 120 सब्सिडरी कंपनी, मान लो होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया, और सब्सिडरी कंपनी के कॉस्ट 120 बन गया उसका, तो 120 में बैलेंस शीट में वो स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अगर ग्रुप का बात करें तो ग्रुप की बैलेंस शीट में तो वो स्टॉक 100 में होना चाहिए ना। होल्डिंग ने 120 में बेचा, 20 प्रॉफिट लिख लिया, सब्सिडरी ने 120 में खरीदा, वो 120 को कॉस्ट में लिख लिया। दोनों में कोई गलत नहीं है, एरर कहीं नहीं है। लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो जो 120 का स्टॉक जब आएगा, बिकॉज सब्सिडरी की बैलेंस शीट में 120 है, लाइन बाय लाइन एडिशन करेंगे तो 120 आएगा कंसोल बैलेंस शीट में। हमको इसको रिड्यूस करके 100 लाना है। बिकॉज अगर ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी बोले तो ग्रुप के लिए कॉस्ट 100 ही है, तो हमको इसको 100 पे लाना है। तो दिस 20 इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। निकलता कैसे है? स्टॉक इंटू जीपी रेशियो। स्टॉक इज 120, जीपी रेशियो इज 1/6। हाउ द जीपी रेशियो इज 1/6? जीपी डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस। 100 का माल 120 में बेचे, जीपी इज 20, सेलिंग प्राइस इज 120, तो 20/120 इज 1/6। 1/6 को 120 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 आ जाएगा, विच इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सर करना क्या है? एलिमिनेट करना, स्टॉक गिराना है। तो सर खाली स्टॉक गिराने से तो नहीं होगा, कुछ और भी गिराना होगा। तो इसके लिए पॉइंट को ध्यान से सुनो। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा, ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। बोर्ड पे देखते रहना। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा, ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा डाउनस्ट्रीम, ऊपर से नीचे माल गया, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। स्टॉक को गिरा देना 20 रुपया से, और होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट अब कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में है। आपको मालूम होगा होल्डिंग का पूरा प्रॉफिट कंसोल रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है, और सब्सिडरी का वो प्रॉफिट जाता है जो उसने होल्डिंग के लिए होल्डिंग बनने के बाद कमाया। ये बात कर चुके हैं हम। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस से 20 गिरा दीजिएगा, क्योंकि होल्डिंग की बैलेंस शीट में वो 20 का प्रॉफिट है, वो 20 का पूरा प्रॉफिट हट जाना चाहिए। तो लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व सरप्लस से गिर जाएगा, एसेट साइड से स्टॉक गिर जाएगा। लेकिन अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को माल बेचा तो हम लोग ट्रांजैक्शन को बोलेंगे अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सब्सिडरी जो 20 का प्रॉफिट कमाया, वो होल्डिंग को 16 और माइनॉरिटी को 4 मिला होगा। से 20% 80% का स्टेक है। अगर मैं कुछ नहीं बोलूं तो मेरे बातचीत से समझ जाना 80% 20% का होल्डिंग माइनॉरिटी का स्टेक है। तो अगर सब्सिडरी ने 20 का प्रॉफिट कमाया तो वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट होके होल्डिंग को 16 मिला होगा, 4 माइनॉरिटी को मिला होगा। तो जब हम एलिमिनेट करेंगे ना, एलिमिनेट, तो स्टॉक से 20 गिराएंगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस से 16 गिराएंगे, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट से 4 गिराएंगे। 3 जगह से गिराएंगे, स्टॉक से, कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस से 16, स्टॉक से पूरा 20, कंसोलिडेटेड P&L से 16 और माइनॉरिटी से 4। इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मालूम? हम लोग बोलते हैं जो सब्सिडरी कंपनी का जो AOP बनाते हो ना, वहां जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लिखते हो ना, उसी से 20 गिरा दो। अगर आप वहां से 20 गिरा दोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में जो प्रॉफिट आता है वो होल्डिंग माइनॉरिटी के बीच में 80-20 करके बंटता है ना जी, तो ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी को कम और होल्डिंग को कम मिल जाएगा। तो आप सीधा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को भी कम कर सकते हो, और नहीं तो आप अगर चाहो तो 16 लाख रुपया या 16 रुपया कंसोलिडेटेड P&L से और 4 रुपया माइनॉरिटी इंटरेस्ट से भी लेस कर सकते हो। आंसर एक ही आएगा। अब डिस्कशन अगला 10 नंबर पॉइंट में, डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। आपको अच्छे से मालूम है कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब हुआ कि अगर हम कोई शेयर आज खरीदते हैं और परसों नरसों हमको डिविडेंड मिल जाता है पुरानी वाली प्रॉफिट से। इन्वेस्टर तो जिस दिन शेयर खरीदता है उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आता है, उसके बाद जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसको भी डिविडेंड मिलेगा। तो पुरानी प्रॉफिट से अगर डिविडेंड मिलता है तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाना चाहिए। वो इनकम नहीं है, इन्वेस्टमेंट को कम करना है। लेकिन हम बना रहे हैं अभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, हम कंसोलिडेशन सीख रहे हैं। तो आपका पहला काम ये है, अगर आपको पता चला सब्सिडरी ने डिविडेंड पे किया है, तो आप जब AOP एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाओगे,
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को डिविडेंड के अमाउंट से गिरा देना। मान लो सब्सिडरी ने 70 रुपया का डिविडेंड दिया है, तो आप 70 रुपीज को एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में प्री वाला जो कॉलम होता है ना, वहां से माइनस कर देना, काम हो गया। अब होल्डिंग कंपनी को इसमें से 80% 56 मिला होगा, माइनॉरिटी को 14 मिला होगा, उस पर दिमाग मत लगाना। होल्डिंग को जो 56 मिला होगा, होल्डिंग को इसे अपने इन्वेस्टमेंट में माइनस करना चाहिए। आप चेक कर लेना कि वेदर द होल्डिंग कंपनी हैज रिड्यूस्ड द इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली और नॉट। जानबूझ के इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन डालता है कि होल्डिंग को ये डिविडेंड मिला और होल्डिंग ने इसको अपने पीएनएल में डाल दिया, तो आपको होल्डिंग का पीएनएल को गिराना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को भी गिराना पड़ेगा। माने आपको होल्डिंग की बुक्स में एक रेक्टिफिकेशन एंट्री मारना होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट बाई 56। माइंड दिस वर्ड 56 नॉट 70। जब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाओगे सब्सिडरी का तो 70 माइनस करोगे, लेकिन जब रेक्टिफिकेशन का काम करना पड़ेगा तो 56 करना होगा, ध्यान रखना, क्योंकि होल्डिंग कंपनी विल गेट ओनली प्रोपोर्शनेट डिविडेंड। तो स्टोरी बहुत सिंपल है। एओपी बनाते समय डिविडेंड को प्री प्रॉफिट से माइनस कर दो, 1 कंप्लीट। 2 होल्डिंग की बुक्स में चेक कर लो होल्डिंग सही ट्रीटमेंट दिया है कि नहीं, अगर दिया है इग्नोर मारो और आगे बढ़ जाओ, अगर रॉन्ग किया है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री मार के आगे बढ़ जाओ। अब आइए 11 नंबर पॉइंट। अगर सब्सिडरी कंपनी बोनस देता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, सब्सिडरी कंपनी बोनस देता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, तो आप जब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाओगे, एओपी शॉर्ट में बोलता हूं मैं, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को कम कर देना। 2 आपको मालूम हो कि बोनस जब किसी कंपनी को मिलता है, देने वाली कंपनी तो अपने रिजर्व्स को माइनस कर देती है, कैपिटल को बढ़ा देती है, लेकिन जिसको बोनस मिलता है वो कोई एंट्री पास नहीं करता। कौन? रिसिपिएंट। उसका खाली नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है, कॉस्ट पर शेयर गिर जाता है। तो आपको रॉन्ग को रेक्टिफाई करने का कोई स्टोरी यहां पे नहीं बनेगा जो डिविडेंड में बनता था। ओके, तो पहला बात, सब्सिडरी कंपनी का एओपी जब बनाओगे तो एओपी से बोनस अमाउंट माइनस कर देना। 2 कैपिटल को बढ़ा देना, अगर कैपिटल बढ़ाया हुआ नहीं है तो, क्योंकि बोनस कैपिटल को बढ़ा देता है सब्सिडरी कंपनी का। होल्डिंग कंपनी की बुक में कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, होल्डिंग कंपनी में रेक्टिफिकेशन वगैरह। आप खाली इतना दिमाग लगाना, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि मान लो 700 रुपीज में होल्डिंग कंपनी ने 80% स्टेक खरीदा था, 700 लाख में, तब कैपिटल 100 का था, रिजर्व सरप्लस सब्सिडरी कंपनी का 500 का था, 600 रुपीज का नेटवर्थ था, उसका 80% 480, गुडविल आया 220। अब अगर सब्सिडरी कंपनी इस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, तो प्री एक्विजिशन है ना, जिस दिन होल्डिंग की तो उस दिन का बैलेंस है, उसके बाद का बैलेंस नहीं है, उस दिन का बैलेंस है। अगर इस प्रॉफिट में से 100 का बोनस दिया तो कैपिटल विल बिकम 200 और प्रॉफिट विल बिकम 400। तो अगर 200 और 400 हो गया तो ऑटोमेटिकली टोटल विल रिमेन 600 एंड गुडविल विल रिमेन 220। तो हम लोग खाली यही बोल रहे हैं कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जब एओपी बनाओगे तो प्री प्रॉफिट को गिरा देना और कैपिटल को बढ़ा देना, खाली चेक कर लेना कैपिटल बढ़ा हुआ नहीं है तो। और होल्डिंग की बुक में कोई रेक्टिफिकेशन मत करना, तुम देखना गुडविल का अमाउंट सेम आएगा। अब आया मेरा अगला टॉपिक 12 नंबर, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन फिक्स्ड असेट्स। मान लो होल्डिंग कंपनी ने 100 का माल सब्सिडरी को 120 में दिया और ये फिक्स्ड असेट है। मान लो सब्सिडरी कंपनी ने इस 120 पे 10% डिप्रीसिएशन 12 माइनस किया, बैलेंस शीट में 108 लिखा हुआ है। अब आपको डिस्कशन करना है कि इसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितनी है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितनी है, इसको सोचने के लिए आपको ऐसे दिमाग लगाना होगा कि अगर 100 का माल 100 में ही बेचा जाता और प्रॉफिट अगर नहीं हुआ होता तो सब्सिडरी कंपनी इसमें से 10 का डिप्रीसिएशन माइनस करके बैलेंस शीट में 90 रखा होता, या होल्डिंग के पास अपना ही बैलेंस शीट में वो असेट अपने पास ही पड़ा रहता तो होल्डिंग उसको 90 में लिखा होता। लेकिन अब सब्सिडरी के बैलेंस शीट में 108 में लिखा हुआ है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 18 नॉट 8 या नॉट 12। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऐसे करके निकाला जाता है। कई बच्चे तो डायरेक्ट बोलते हैं सर 20 का प्रॉफिट है, 10 का डिप्रीसिएशन है, 100 का माल 120 में दिया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट 20, एक्स्ट्रा डिप्रीसिएशन 2, तो माइनस करके 18 कर दीजिए। तो बस ये चीज ध्यान देना कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इस तरह से निकलेगा अगर फिक्स्ड असेट का सेल हुआ। अगर स्टॉक का सेल हुआ तो पूरा 20 इज द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट।
अगला टॉपिक है कि सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर सब्सिडरी की बैलेंस शीट में हो तो क्या क्या करना है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब्सिडरी की बैलेंस शीट में है और मान लो उसका अमाउंट है 100, होल्डिंग के पास अगर वो 100 रखा हुआ है और होल्डिंग ने 105 में उस 100 को खरीद रखा है, तो आप इस 100 को यहां से कैंसिल कर देना। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट जैसे इक्विटी में कैंसिल नहीं होता है क्या, गुडविल निकालते समय, प्रेफरेंस में भी कैंसिल कर देना, 5 गुडविल में डाल देना। क्लियर। अगर होल्डिंग ने इसको नहीं रखा हुआ, होल्डिंग ने 1 शेयर भी नहीं खरीदा हुआ है प्रेफरेंस शेयर का, तो फिर ये जो पूरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ले जाके ऐड कर देना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ले जाके ऐड कर देना। सेम ट्रीटमेंट होगा अगर थोड़ा प्रोपोर्शनेटली रखा हुआ है, मान लो आधा 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 या मान लो 60% होल्डिंग के पास है, 40% आउटसाइडर लोगों के पास है, तो 60% कैंसिल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में और बाकी 40% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाकर के ऐड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली गुडविल वाला ट्रीटमेंट है। देखो, इफ हेल्ड बाय होल्डिंग डिफरेंस गोज टू गुडविल, if held by outsiders preference share capital will be added with the minority interest। प्रोपोर्शनेट होने से प्रोपोर्शनेट ट्रीटमेंट करना होगा। अगर सब्सिडरी की बैलेंस शीट में डिबेंचर्स है, जो ट्रीटमेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है, डिबेंचर का भी वही ट्रीटमेंट होगा विथ वन डिफरेंस रादर 2 डिफरेंसेस, कि अगर होल्डिंग कंपनी ने होल्ड किया है तो आप कैंसिल तो करोगे बिकॉज म्यूचुअल सेट ऑफ तो होगा। अगर होल्डिंग ने होल्ड किया तो डिफरेंस विल गो टू P&L, कंसोलिडेटेड P&L। 100 का अगर 105 में होल्डिंग ने खरीदा है तो 5 लाख का लॉस ट्रीट करना, कंसोलिडेटेड PL में माइनस कर देना। और अगर बाहर वालों के पास होल्ड किया हुआ है तो पूरा डिबेंचर को लायबिलिटी ट्रीट कर लेना। लाइन बाय लाइन एडिशन जब होगा ना, उस समय नॉन करेंट लायबिलिटी में डिबेंचर आ जाएगा। माइनॉरिटीज इंटरेस्ट में मत डालना बिकॉज इट्स लायबिलिटी। अब आता है टॉपिक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज का। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त यह ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होकर के वो बैलेंस शीट बनेगी। अब अगर कोई आइटम को लेकर के होल्डिंग कंपनी, मान लो स्टॉक को लेके होल्डिंग कंपनी बोलता है हम फीफो फॉलो करेंगे और वो किया भी है, और सब्सिडरी कंपनी बोलता है हम वेटेड एवरेज फॉलो करेंगे, तो आप स्टैंडअलोन बैलेंस शीट में तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन कंसोल बैलेंस शीट जब हम करेंगे ना तो सब्सिडरी कंपनी को चेंज करना होगा। तो हम लोग बच्चों को यह बोलते हैं कि सब्सिडरी कंपनी विल हैव टू प्रिपेयर एन एडिशनल बैलेंस शीट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द होल्डिंग एंड देन ओनली द कंसोलिडेशन विल टेक प्लेस। मैं पढ़ता हूं, देखो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। If subsidiary has different accounting policies than holding, then we will align the financial statement by preparing new set of financial statement of subsidiary according to the accounting policies of the parent, and consolidation will happen thereafter। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि मान लो होल्डिंग ने फीफो पे वैल्यू किया इन्वेंट्री 100, सब्सिडरी ने वेटेड एवरेज पे वैल्यू किया इन्वेंट्री 50, और सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलाइन करना मान लो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टीट्यूट ने एक रास्ता दिया है, बोला अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अलाइन मत करो, आप 100 को 50 के साथ ऐड कर दो लाइन बाय लाइन स्टॉक को, स्टॉक 150 दिखा दो, नीचे एक नोट लिख दो कि होल्डिंग कंपनी हैज मेजर्ड इट्स इन्वेंट्री यूजिंग फीफो, सब्सिडरी हैज डन इट यूजिंग वेटेड एवरेज, द टोटल परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री विच इज valued using weighted average is 1/3 of the total inventory। ये 1/3 of the total inventory आपको बताना पड़ेगा। देख मैंने लिखा, if it is not possible to align the financial statements then consolidate them as they are and in the notes give a disclosure of this difference जो मैंने बोला and percentage value to which different policy has been used। आगे रिपोर्टिंग डेट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप गेस करो। अगर होल्डिंग का बैलेंस शीट 31 मार्च का बनता है, सब्सिडरी का बैलेंस शीट अपना दिसंबर का बनता है, सर आजकल तो कंपनी लॉ में ये अलाउड ही नहीं है, दोनों को ही मार्च में बनाना पड़ता है, बट मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो किसका बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का डेट क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली होल्डिंग वाला होना चाहिए। बाप बाप होता है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में बहुत चलता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बट होल्डिंग वाला
रिपोर्टिंग डेट ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का रिपोर्टिंग डेट होता है। तो अगर सब्सिडरी ने डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट अपना बैलेंस शीट बनाया है, अलग रिपोर्टिंग डेट का, तो हमको पहले अलाइन करके सब्सिडरी कंपनी का मार्च का बैलेंस शीट बनाना होगा, फिर हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ऑलरेडी हम बना चुके थे एक क्वेश्चन में, सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करना है। आपको 2 P&L पहले रेडी कर लेना है। ये होल्डिंग का, ये सब्सिडरी का अगल बगल खड़ा कर लो। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाना, याद रखना। पहले इनकम एक्सपेंस को लाइन बाय लाइन ऐड कर दो। म्यूचुअल सेट ऑफ कर दो, सेल परचेज, सैलरी अदर इनकम, रेंट अदर इनकम, जो जहां कहीं भी आपस में म्यूचुअल सेट ऑफ कर दो। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट कर दो, स्टॉक को गिरा के या बढ़ा के। सर स्टॉक तो गिरता ही है ना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा तो क्लोजिंग स्टॉक तो गिरेगा ही ना। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक को गिरा दो। अनरियलाइज्ड लॉस भी तो हो सकता है, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना भी पड़ सकता है, बट क्लोजिंग स्टॉक को गिराओगे ना। एक चीज याद रखना, आप लोग P&L में चेंजेस इन द इन्वेंट्री लिखते हो। चेंजेस इन द इन्वेंट्री, मान लो ओपनिंग स्टॉक 100 है और क्लोजिंग स्टॉक 210 है। इस 210 के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 2 है, तो आप तो चेंजेस इन द इन्वेंट्री लिखोगे 110, और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, बोलिए। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो वो ब्रैकेट में आएगा एक्सपेंस साइड में। तो इस 110 को 108 बनाना है। ओके। और सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये 100 है और ये 90 है क्लोजिंग स्टॉक, और इस 90 में 2 घुसा हुआ है, तो ये जो 190 का गैप है 10, इसको 8 बनाना है। नो, इसको 12 बनाना है। सर क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो चेंजेस इन द इन्वेंट्री 10 का है। अब ये क्लोजिंग चेंजेस और ये चेंजेस इन द इन्वेंट्री, हेलो, ये एक्सपेंस साइड में आएगा और सिंपल में आएगा विदाउट ब्रैकेट। शेड्यूल 3 पढ़ा होगा चेंजेस इन द इन्वेंट्री में। आप जब 90 को 2 से माइनस करोगे तो 88 आएगा ना जी। 100 माइनस 88 करोगे तो 12 ना आएगा जी। तो हमेशा गिराना नहीं है। अगर ब्रैकेट में इन्वेंट्री आ रहा है, चेंजेस इन द इन्वेंट्री ब्रैकेट में आ रहा है, तो ब्रैकेट को छोटा कर दो। सिंपल में आ रहा है तो सिंपल को बड़ा कर दो। इतना टाइम का जरूरत नहीं, आप समझ लो क्लोजिंग स्टॉक को गिराना है, अकॉर्डिंगली चेंजेस इन द इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लो। उसके बाद जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ द सब्सिडरी फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को माइनस कर दो, शेयर ऑफ इक्विटी प्रॉफिट ऑफ माइनॉरिटी को माइनस कर दो, और जो बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा वो होल्डिंग कंपनी के रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा। नॉर्मली प्रेफरेंस डिविडेंड तो रहता नहीं है, तो इक्विटी का प्रॉफिट तो देते नहीं थे क्या? आपको याद है कि जैसे मान लो होल्डिंग ने 200 का प्रॉफिट कमाया पैट, सब्सिडरी ने 100 का पैट कमाया, दोनों ने 300 का पैट कमाया, तो कंसोल पीएल में 300 का पैट है। अब इस 100 में तो 20% माइनॉरिटी का हिस्सा है ना, तो आपको तो 20 माइनस करना पड़ेगा ना 300 में से, तो 280 रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा ना, जो फर्स्ट क्लास में सिखाए थे हम आपको। तो वो काम यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। ये देखो मैंने लिखा, डिडक्ट शेयर ऑफ इक्विटी प्रॉफिट ऑफ माइनॉरिटी। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर सब्सिडरी का है तो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला माइनस करना, होल्डिंग वाला माइनस मत करना। छोटे छोटे 3-4 पॉइंट और है। एक देखो, जब भी डिविडेंड देने का बात आए और क्वेश्चन साइलेंट रहे, हमेशा ध्यान देना कि करंट ईयर प्रॉफिट से ही डिविडेंड दिया जाता है। यह कंपनी लॉ में भी रूल है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अगर इक्विटी का कैलकुलेशन, जो गुडविल के लिए आप इक्विटी या नेट एसेट निकालते हो, असेट साइड से करना पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। असेट माइनस लाइबिलिटी इज ऑल्सो इक्विटी। बस ध्यान रखना कि रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द असेट लाइबिलिटी लेना है। अगर सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस डिविडेंड को पफेस से माइनस करने के बाद ही
इक्विटी का 80-20% होगा। माने सब्सिडरी कंपनी ने मान लो 40 का प्रॉफिट कमाया, 10 का प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो ये 30 लाख का 80% 20% होगा ना जी। ये 10 तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में होल्डिंग का 1 पैसा भी हिस्सा नहीं है तो ये 10 तो पूरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को मिलेगा ना। तो ये ध्यान रखना कि सब्सिडरी कंपनी का अगर बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो पफेस पहले निकाल लेना पैट से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके, और उसको 80-20 करना, चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ, आप ध्यान भी मत देना। लास्ट 2 पॉइंट छोटा छोटा। अगर सब्सिडरी कंपनी ने बोनस दिया पोस्ट प्रॉफिट से तो एओपी बनाते समय पोस्ट प्रॉफिट को कम कर देना, और कैपिटल जैसे बढ़ाते हो, सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल तो बढ़ना चाहिए, कैपिटल चेक कर लो बढ़ा हुआ होगा, अगर बढ़ा हुआ नहीं है तो कैपिटल बढ़ा देना। हाँ, इस समय मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो गुडविल का कैलकुलेशन है ना, वो प्री बोनस और पोस्ट बोनस डिफरेंट हो जाएगा, गुडविल छोटी हो जाएगी। कहानी सिंपल है। कहानी सिंपल है। मान लो हम लोग 700 रुपया में 80% स्टेक खरीदे थे, कैपिटल 100 था, रिजर्व्स 500 था, टोटल 600 था, 80% हमने खरीदा था, 480 220 का गुडविल आया था। अब बाद वाला प्रॉफिट जो 500 के बाद उन्होंने मान लो 300 का प्रॉफिट कमाया, इसमें से 100 का डिविडेंड दे दिया, अगर 100 का बोनस दे दिया, तो कैपिटल तो 100 का 200 हो गया, लेकिन 500 तो नहीं गिरा ना, 300 गिरा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट गिरा, तो 200 प्लस 500 तो 700 हो जाएगा ना। तो गुडविल 700 का अगर 80% निकालोगे तो 560 हो जाएगा, 560 और 700 माइनस करोगे तो 160 का गुडविल आ जाएगा। 140 का गुडविल आ जाएगा, 560 सॉरी 140 का। तो गुडविल विल कम डाउन इस केस में। अगर बोनस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया, आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एओपी से माइनस कर देना, कैपिटल को बढ़ा देना, जो गुडविल आया देख लेना, मैं आपको बता देता हूं गुडविल गिर जाएगी। डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, सेम ट्रीटमेंट है, बस एओपी बनाते समय पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को गिरा देना, और होल्डिंग कंपनी को देख लेना वो सही ट्रीटमेंट दिया है कि नहीं। ऐसा डिविडेंड पीएनएल में जाता है, तो अगर होल्डिंग ने पीएनएल में डाल दिया तो आगे बढ़ जाओ, अगर होल्डिंग ने पीएनएल में नहीं डाला, इन्वेस्टमेंट में डाल दिया है, तो आप रेक्टिफाई करके उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये जो इतना सारा ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया, 8 से लेकर के 23 तक छोटा 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 छोटा, ये जब एक साथ मिलकर के बड़ा बन जाता है तो एक प्रॉपर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का सम बनता है। तो आप जब क्लास वर्क के सम्स बनाओगे, बुक्स के सम बनाओगे, तो आपको ये सारा चीज उसके अंदर देखने मिलेगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ इंटायर डिस्कशन ऑन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज 21। अभी हम लोगों को कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी कंप्लीट हुआ है, कंसोलिडेशन ऑफ एसोसिएट, कंसोलिडेशन ऑफ जॉइंट वेंचर अभी बाकी है, जो हम लोग अगली क्लासेस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।